राजकुमारी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। राष्ट्र की बात यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने आपको पिछले भाग में बताया कि बिंदुसार के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सुशीम था और दूसरे पुत्र का नाम अशोक था। तीसरे पुत्र का नाम वित्ताशोका था। अशोक जो कि बिंदुसार की दूसरी पत्नी का पुत्र था, जिसका नाम सुभद्रगी था। अब आगे कहा जाता है कि प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता की व्यवस्था को बनाए रखा और अपने साम्राज्य के सभी प्रांतों को विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में कुमार उपराजा नियुक्त किए थे, जिससे कि उसका साम्राज्य चलता रहे। और प्रशासनिक कार्यों के लिए अनेकों महामंत्री भी नियुक्त किए गए। दिव्य वंदना पुस्तक के अनुसार अवंती राष्ट्र का उपराजा अशोक था और बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद भी थी, जिसका प्रधान खलाटक था, परंतु वह चाणक्य से नीचे का मंत्री था। कहा जाता है कि बिंदुसार के समय बिंदुसार का अभियान कर्नाटक के करीब पहुंच गया। शायद इसलिए चोल, पांड्य और चेरस जैसे अति दक्षिण प्रदेश मौर्य साम्राज्य के साथ उनके अच्छे संबंध थे। और आप सब यह भी जानते हैं कि बिंदुसार के समय कई जगह पर अनेकों विद्रोह हुए। इनमें सबसे अहम पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय था। उसके शासन काल में 2 बार पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में विद्रोह हुए, जो कि उसके पुत्रों ने खत्म किया। पहली बार सुशीम के अच्छे शासन चलाने के कारण हुआ और दूसरा विद्रोह अशोक ने आक्रामकता पूर्ण कुचल कर रख दिया। और यह भी कहा जाता है कि बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे को, जिसका नाम सुशीम था, उसे अपनी राजगद्दी के लायक बनाया, लेकिन अशोक ने अपने अन्य भाइयों को मार दिया और राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। राजकुमारी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। राष्ट्र की बात यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले भाग में बताया अशोक के बारे में और बिंदुसार की जीवन की कहानी। अब आगे अशोक का बचपन का नाम प्रियदर्शी था, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि यह नाम उन्हें बाद में मिला। अशोक शानदार मौर्य वंश के तीसरे शासक हैं, यह आप सभी जानते हैं। प्राचीन काल में भारत उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे और उन्होंने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत पर समृद्ध शासन किया। और यह भी है कि अशोक का साम्राज्य अधिकांश भारत, दक्षिण एशिया और उससे आगे वर्तमान अफगानिस्तान, पश्चिमी में फारस के कुछ हिस्सों, पूर्व में बंगाल, आसाम और दक्षिण में सूर शामिल थे। यहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। परंतु बौद्ध ग्रंथों में अशोक को एक क्रूर व निर्दयी सम्राट बताया गया है, जो कि एक भीषण युद्ध के कारण कहा गया। और एक कहानी यह भी है कि उस युद्ध के बाद में अशोक एक दयालु राजा बन गए। अशोक का जन्म मौर्य साम्राज्य में हुआ था। बिंदुसार उनके पिता थे और चंद्रगुप्त के पोते थे। कहा जाता है कि अशोक एक ब्राह्मण माता के पुत्र थे, जो कि चंपा के किन्नर से एक ब्राह्मण पुजारी की बेटी थी। उन्हें राजनीति के कारण शाही घराने में कम स्थान दिया गया और अपनी माँ की स्थिति के आधार पर और बाकी राजकुमारों में अलग अलग स्थितियां थी। परंतु उनके पास या उनका साथ देने के लिए सिर्फ उनका एक छोटा भाई विठोखा था, लेकिन कई बड़े भाई सौतेले थे। अपने बचपन के दिनों से ही अशोक हथियार और शिक्षा और कौशल के मामले में बहुत ही अच्छा था और अशोक के पिता बिंदुसार उनके कौशल और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें अवंती का गवर्नर नियुक्त किया गया। और अशोक बहुत ही तेजी से और अपने कौशल और अपने गुणों के कारण बहुत ही जल्दी राजनीति में विकसित हुआ। अपने राज्य कार्य का बड़ा अच्छे तरीके से परिपूर्ण रूप से उसे ज्ञान हो गया। दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। राष्ट्र की बात यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने देखा, जैसा कि हमने आपको पिछले भाग में बताया। अब आगे इसी कारण मौर्य सेना पर उसकी कमान दिन ब दिन बढ़ने लगी। अशोक के बड़े भाई उससे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने यह देखते हुए अपने पिता बिंदुसार को यह कहा क्यों न अशोक को पाटलिपुत्र से दूर तक्षशिला भेज दिया जाए। और इसमें सुशीमा कामयाब भी रहा, क्योंकि वह बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसके कारण उसकी बात बिंदुसार ने मान ली और उसे तक्षशिला भेज दिया गया। परंतु तक्षशिला जब भेजा गया तो वहाँ पर बहुत ही विद्रोह था, जिसे अशोक को जाकर शांत करना था। परंतु हुआ ये कि अशोक वहाँ जब पहुंचा, वहाँ का विद्रोह अपने आप खत्म हो गया, या फिर यूं कहें कि उन्होंने विद्रोह ही नहीं किया, उन्होंने अशोक का सम्मान किया और बल्कि उनका साथ दिया। इसी सफलता को देखते हुए उसके बड़े भाइयों और बाकी सभी भाइयों में अशोक के प्रति और भी ईर्ष्या बढ़ गई और उसके बड़े भाई सुशीमा को लगा कि शायद ये मेरी राजगद्दी ना ले ले। और इस चक्कर में अशोक के खिलाफ अपने पिता बिंदुसार को उकसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सम्राट ने अशोक को निर्वासन में भेज दिया। अशोक फिर कलिंग गए, जहाँ उनकी मुलाकात कौरवाकी नामक एक मछुआरे से हुई। उससे प्यार हो गया और बाद में उसने कौरवाकी को अपनी दूसरी या तीसरी पत्नी बना लिया। जल्द ही उज्जैन प्रांत का एक हिंसक विद्रोह का गवाह बनने लगा। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को निर्वासन से वापस बुलाया और उज्जैन भेज दिया। राजकुमार अगले युद्ध में घायल हो गए और इसका इलाज बौद्ध भिक्षुओं और ननों ने किया। यह उज्जैन में था कि अशोक को पहली बार बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के बारे में पता चला। दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे।
और मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। राष्ट्र की बात यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने आपको पिछले भाग में अशोक के बारे में बताया कि उसके भाइयों द्वारा उसके प्रति कितनी इच्छा बढ़ गई और उज्जैन में उसके पिता द्वारा उसे भेजा गया, जहां पर युद्ध में अशोक घायल हो गया और उसका इलाज बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया। अब आगे कुछ समय बाद अगले वर्ष में बिंदुसार गंभीर रूप से बीमार हो गया और सचमुच उसकी मृत्यु हो गई और उसके ज्येष्ठ पुत्र सुशीमा को राजा द्वारा उत्तराधिकारी नियमित कर दिया गया, लेकिन उनकी निरंकुश प्रकृति ने उन्हें मंत्रियों के बीच प्रतिकूल बना दिया। राधागुप्त के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह ने अशोक को ताज संभालने का आह्वान किया, क्योंकि 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने पाटलिपुत्र पर हमला किया और अपने बड़े भाई सुशीमा को पराजित किया और उसने अपने सभी भाइयों को मार डाला, जिसमें सुशीमा भी शामिल था। अपने सभी भाइयों के बीच उसने केवल अपने छोटे भाई वित्ताशोका को बख्श दिया। सिंहासन पर बैठने के 4 साल बाद उसका राज्याभिषेक हुआ। बौद्ध साहित्य में यह कहा जाता है कि अशोक बहुत ही क्रूर और बुरे स्वभाव वाला शासक था और इसी कारण उस समय उसे नाम दिया गया चंदा अशोक नाम दिया गया, जिसका अर्थ था अशोक द टेरिबल। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्रूर हमले किए जो लगभग 8 वर्ष तक चले। मौर्य साम्राज्य जो उन्हें विरासत में मिला था वह काफी बड़ा था। उन्होंने सीमाओं का विस्तार तेजी से किया। उसका राज्य पश्चिम में ईरान, अफगानिस्तान सीमाओं से लेकर पूर्व में बर्मा तक फैला हुआ था और उससे भी कहीं आगे उसने अपने साम्राज्य को फैला दिया और उन्होंने सलोनी नामक राज्य को छोड़कर पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया, जो कि आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। और उसकी मुट्ठी के बाहर सिर्फ एकमात्र राज्य रह गया था जिसका नाम कलिंग था, जो आज का आधुनिक राज्य उड़ीसा कहलाता है। दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। अब तक आपने देखा, हमने आपको पिछले भाग में बताया कि अशोक अपने सभी भाइयों को मारकर खुद को सत्ता पे काबिज कर देता है और महाराज बन जाता है और महाराज बनने के बाद भारत के सभी राज्य को जीत लेता है। अब आगे अशोक ने भारत के सभी राज्य और सभी क्षेत्र जीत लिए थे, यहाँ तक कि भारत से बाहर के भी राज्य और क्षेत्र जीत रखे थे। परंतु उसने भारत का सिर्फ एकमात्र राज्य नहीं जीता था, जो कि बहुत छोटा सा था, जिसका नाम कलिंग था। कलिंग राज्य भारत के दक्षिण में था, जिसका आज आधुनिक नाम उड़ीसा है। अशोक ने 265 ईसा पूर्व के दौरान कलिंग को जीतने के लिए हमला किया और कलिंग की लड़ाई जीवन की एक महत्वपूर्ण कहानी बन गई। अशोक ने व्यक्तिगत रूप से विजय प्राप्त की और अनेकों आदेश पर पूरे प्रांत को लूट लिया गया, शहरों को नष्ट कर दिया गया, हजारों लाखों लोग मारे गए। कलिंग की जीत के बाद जब वह सुबह वहां पर भ्रमण करने के लिए निकला, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि स्थिति का सर्वेक्षण करने निकला, तो उसने देखा कि चारों तरफ जले हुए घर, बिखरी हुई लाशों के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। युद्ध के परिणामों का सामना करने के बाद पहली बार वह अपने कार्यों की क्रूरता से अभिभूत महसूस कर रहा था। उसने विनाश की झलकियां देखी कि पाटलिपुत्र लौटने के बाद भी उसकी विजय प्राप्त हुई। उसने इस अवधि के दौरान विश्वास की एक गंभीर संकट का अनुभव किया और अपने पिछले कर्मों के लिए तपस्या की। उसके बाद उसका मन, उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने फिर यह सब देखते हुए कि इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसके बाद उसने अपने आप में परिवर्तन किया और युद्ध और हिंसा न करने की कसम खाई और खुद को बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ब्राह्मण बौद्ध गुरु राधा स्वामी और मंजूश्री के निर्देश का पालन किया और अपने पूरे राज्य में बौद्ध सिद्धांतों का प्रचार शुरू कर दिया। इस प्रकार चंद्रशोका, धर्माशोका या धर्मपरायण अशोक में परिवर्तित हो गए। अगर आप इसके आगे के भाग जानना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इससे पहले के भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।